component of initial velocity of projectile are 10 meter per second and 20 meter per second respectively. The horizontal and vertical component of initial velocity of projectile are 10 meter per second and 20 meter per second respectively. The horizontal range of projectile will be option A 5 meter, option B 10 meter, option C 20 meter, option D 40 meters. 5 meter, 10 meter, 20 meter, 40 meters. ठीक है, अब देखें आपको दिया हुआ क्या है। आपको इन्होंने दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच इज 10, वर्टिकल कंपोनेंट इज 20। नोट करें, v नॉट x है 10 मीटर पर सेकेंड व्हिच इज v नॉट cos थीटा, और v नॉट y है 20 मीटर पर सेकेंड व्हिच इज v नॉट sin थीटा। और आपको क्या मालूम करनी, रेंज का फॉर्मूले पे चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स में दिमाग चलाना पड़ता है तभी होते हैं, वरना नहीं होती, याद रखिएगा। रेंज के फॉर्मूले पे आए, रेंज बराबर होती है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा खोले, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे लिखा हुआ है जी। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे लिखा हुआ है जी। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे लिखा हुआ है जी। ये जो वी नॉट है ना, इट्स लाइक वी नॉट इंटू वी नॉट, इसका स्क्वायर है। तो जब x इंटू एक्स होता है तो x स्क्वायर आता है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो x इंटू एक्स होगा। इसी तरह जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये टूट कर बनेगा वी नॉट इंटू वी नॉट, और यहाँ लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे लिखा हुआ है जी। 2 को फेंके स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2। एक वी नॉट को अरेंज करें साइन के साथ और एक को कॉस के साथ, तो एक बना वी नॉट साइन थीटा और एक बना वी नॉट कॉस थीटा, और नीचे क्या मौजूद है जी। अब ये 2 एज इट इज आ गया। वी नॉट साइन थीटा कितना आया 20, वी नॉट कॉस थीटा कितना आया 10, ठीक है, और नीचे जी की वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास 2 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 40, तो इसका आंसर आया 40 मीटर्स। हो सकता है कि आपके पास इसको करने की कोई और अप्रोच हो, लेकिन मेरे पास इसको करने की यही अप्रोच है, तो मैं इसको इसी तरह करता हूँ। मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता था, मुझे वर्टिकल कंपोनेंट पता था, मुझे रेंज निकालनी थी, तो मैंने रेंज के फॉर्मूले पे नजरसानी करी, मैंने फॉर्मूला तोड़ा, तो मैंने फॉर्मूले को इस तरह अरेंज किया कि वो मेरी दी हुई रिक्वायरमेंट पे आ जाए। मैंने फॉर्मूले को इस तरह अरेंज किया कि वो मेरी दी हुई रिक्वायरमेंट पे आ जाए। तो फॉर्मूला था मेरे पास वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा, तो मैंने आपके पास उसको उसके साथ मिलाता चला गया, तो मेरे पास रेंज मिल गई, और रेंज मुझे इसकी 40 मीटर्स के बराबर मिली। ठीक है, अब बात को हम अपनी बढ़ाना चाहते हैं आगे। आपके पास एक क्वेश्चन है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल the ratio of maximum height reached to the square of flight time is
ऑप्शन ए 5:4, ऑप्शन बी 5:2, ऑप्शन सी 5:1 या फिर ऑप्शन डी 10:1। फॉर अ प्रोजेक्टाइल आपसे क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट और फ्लाइट का स्क्वायर का रेशियो निकालना है। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? h। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम। स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम का मतलब है टी स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम का मतलब क्या है? टी स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अपनी जगह पे लिखें, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम का फॉर्मूला होता है 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g। अगर t पर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पे भी स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर टी स्क्वायर। अभी वी नॉट स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये साइन स्क्वायर थीटा आपके पास अपॉन 2g बिल्कुल एज इट इज रहा। अब मैं इस डिवाइड को चेंज कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में। तो जब मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो मेरे पास ये फ्रैक्शन पलटेगा और स्क्वायर हर एक पे अप्लाई होगा। तो पहले इसको पलटूंगा तो जी पे अप्लाई होगा स्क्वायर, तो जी स्क्वायर, जी पे अप्लाई होगा ना तो जी स्क्वायर, और नीचे 2 वी नॉट साइन थीटा पे अप्लाई होगा तो 2 पे अप्लाई होगा 2 2 4, वी नॉट अप्लाई होगा क्यों वी नॉट स्क्वायर, और साइन पे अप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हुआ? कैंसिल। नीचे वाले जी से ऊपर वाला एक जी कैंसिल, तो ऊपर बचा जी, 4 2 जा क्या बना? 8। जी का मतलब होता है 10 और नीचे लिखा हुआ है 8, तो 10 का मतलब है 5 और 8 का मतलब है 4, तो आंसर आया 5:4। तो आंसर आपको मिला 5:4। तो ये आपको मिला इसका रेशियो जो आपके पास 5:4 के बराबर आया। ठीक है, ये आपके पास बात थी जो हमने यहाँ पे आपके पास कवर करी, किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल के बारे में, जो हमने बात को डिस्कशन किया। अब आपके पास जी बेटा सर ये आपने 4 को 8 क्यों किया? कैंसिल हो गया ना ये आपके पास उससे 5 10 के टेबल से 2 से 2 5 से 10 और 2 4 से 8। नहीं नहीं, तो ये 4 जो है वो 8 कैसे हो गया? कहाँ बना 8? ये तो वाला आपने 4, लिखा है ना जी, 4 इंटू आपने 2, आपने लिखा है ना जी ओवर 8। जी ओवर 8। तो ये रहा ना 4 और ये वाला 2, 4 2 से 8। अच्छा, सही से। ठीक है, जी। तो ये हमारे पास बात हुई, तो हमारे पास ये आ गया इसका रेशियो जो हमने यहाँ पे इसको देखा। अब बात बढ़ाते हैं अपनी आगे। आपके पास अब जो चीज आती है उसका नाम जो हमारे पास है वो कुछ कहलाता है, और वो कहलाता है हमारे पास क्या? वो कहलाता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेजेक्ट्री को हम बोलते हैं द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आपका प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आपका प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। वो नेचर में पैराबोलिक होती है। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री नेचर में पैराबोलिक होती है। अब मैं आपसे छोटी सी बात कर रहा हूँ, सुनिएगा तो गौर से। अगर मैंने आपके पास एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने कहा मुझे इस पॉइंट पे इसकी ट्रेजेक्ट्री बताएं।
ट्रेजेक्ट्री बताने से मुराद ये है कि आप मुझे बताएंगे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। ट्रेजेक्ट्री बताने से मुराद आप मुझे बताएंगे कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। ट्रेजेक्ट्री बताने से मुराद यू विल टेल मी कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो जब हमने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमारे पास इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एक्स स्क्वायर माइनस हाफ दिस इज x माइनस हाफ g v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास एक ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आई थी जिसमें आपको ये जो x और y लिखे हुए नजर आ रहे हैं दिस इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। ये आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। आप एक चीज चेक करिए, हमने प्रोजेक्टाइल का लॉन्चिंग एंगल सेम रखा है तो टेंजेंट थीटा एक कांस्टेंट है, उसको हम नाम देते थे ए का। जी भी कांस्टेंट है, वी नॉट भी कांस्टेंट है, कॉस भी कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, वी नॉट का मतलब लॉन्चिंग वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से लॉन्च कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट है और कॉस भी कांस्टेंट है। तो हम g अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को भी एक नाम देते थे b का। अब जब आपके पास इसको नाम दिया a का और इसको नाम दिया b का तो इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू ax माइनस हाफ bx स्क्वायर। ये एग्जैक्टली जिसकी इक्वेशन से मैच करती है वो है पैराबोला। ये एग्जैक्टली जिसकी इक्वेशन से मैच करती है वो है पैराबोला। तो ये इक्वेशन साबित करती है कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर। ये साबित करती है प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। हर एक की एक अपनी इक्वेशन होती है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो सकती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सर्कल की होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी तरह पैराबोला की होती है y इज इक्वल टू ax माइनस हाफ बी एक्स स्क्वायर। तो हमें ये साबित करना था प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री वो पैराबोलिक है, तो हमारे पास ये साबित हो गया। इतनी लंबी तरीन इक्वेशन का मेरे पास फजूल में कोई काम नहीं है। मैं ट्रेजेक्ट्री यहाँ कैलकुलेट करूँ, मैं ट्रेजेक्ट्री यहाँ कैलकुलेट करूँ, मैं ट्रेजेक्ट्री यहाँ कैलकुलेट करूँ, मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ, जो चीज चेंज होगी वो सिर्फ y और x होगा। ना इस फैक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा ना इस फैक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा। इसी नियम को हमने कांस्टेंट लेके इक्वेशन को कर दिया सिंपलीफाई और सिंपलीफाई होने के बाद मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री बन गई। तो आपके पास ऑब्वियसली बात है इसका कभी न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन आपके पास इसके अंदर जो आखिर में इक्वेशन आ रही है उसके बारे में आपको लाजमी तौर पे मालूमात होनी जरूरी है। ठीक है, ये आपके पास बात हो गई ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। अब हम बात बढ़ाते हैं अपनी आगे। अब जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास उसका नाम हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो आपके पास है वो भी मोशन इन टू डायमेंशन की सेकंड टाइप है। एक मोशन इन टू डायमेंशन जो हमने डिस्कस करी वो हमने डिस्कस करी आपके पास कैसे, एक जो मोशन इन टू डायमेंशन हमने एग्जिस्ट करी वो हमने डिस्कस करी कैसे, प्रोजेक्टाइल। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी, सर्कुलर। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है। चले भाई, ये तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कुलर पाथ होती क्या है, ठीक है, तो जिस तरीके से कुछ लोग ना गोल गोल घुमाते हैं तो इसी तरीके से आपके पास सर्कुलर पाथ भी बिल्कुल वैसी ही होती है। तो आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, देखें यहाँ पे कि इसका एक फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है जिसको मैंने फिक्स लिखा है कि इसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो मुस्तकिल तौर पर सेम रहे। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तब भी डिस्टेंस सेम था, यहाँ पर आया तब भी डिस्टेंस सेम था, यहाँ पे आया तब भी डिस्टेंस सेम था, यहाँ भी आया तब भी डिस्टेंस सेम था, तो इसका मतलब उसका मोशन कहलाता है एक सर्कुलर मोशन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे such that its distance from a fixed point, उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से जो है वो कांस्टेंट रहे। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, उसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, उसको हम कहते हैं अपनी यूजुअल लैंग्वेज में सर्कुलर मोशन।
वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर बॉडी इस तरीके से मूव करती है कि उसका डिस्टेंस जो होता है फिक्स पॉइंट से वो बिल्कुल सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, उसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं, वो सर्कुलर मोशन कहला रहा होता है। हमारे कोर्स में जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारे कोर्स में जो मोशन है वो आपके पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। एक ऐसा मोशन से बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, उसको हम कहते हैं अपनी आम जबान में क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, जिसके अंदर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें आपकी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, जो आपके पास ब्लेड्स ऑफ अ फैन है उनकी एग्जाम्पल एक तरह से यूनिफॉर्म स्पीड की है, वो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं। इसी तरीके से आपके पास रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो रोटेशन है उसके अंदर भी यूनिफॉर्म स्पीड पाई जाती है। तो अर्थ के अंदर भी यूनिफॉर्म स्पीड है। जब आपके पास पंखा चल रहा है तो पंखे की ब्लेड्स की भी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके पास कहलाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपके पास नाम दिया जा रहा होता है, ठीक है। अब आपके पास एक जो चीज आती है उसमें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बातें को याद रखिएगा, इसीलिए पहले से मैं चार्ट बनवा रहा हूँ उसका। मैं आपको उनका चार्ट बनवा रहा हूँ, देखिए। दिस इज लीनियर, नो, this is linear, this is angular, and this is relation. Displacement, velocity, acceleration. Displacement, velocity, acceleration. Displacement, velocity, acceleration. लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस, मेजर होता है मीटर्स, नोट करिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, मेजर्ड होता है रेडियंस, और इन दोनों के बीच में रिलेशन है एस इज इक्वल टू आर थीटा। इन दोनों के बीच में रिलेशन है एस इज इक्वल टू आर थीटा। लीनियर वेलोसिटी को डिनोट करते v, मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते ओमेगा, और ये रेडियन पर सेकेंड, और इनके बीच में रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन कहलाता है a, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है अल्फा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इनके बीच में रिलेशन है a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, मैं इनको डिफाइन भी करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं आप इसको अपने ध्यान में बिठा लें, चाहे कुछ बिठाएं ना बिठाएं। आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है s, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, लीनियर वेलोसिटी है v, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और इनके रिलेशंस मैंने आपको लिखवा दिए, s इक्वल टू आर थीटा, v इक्वल टू आर ओमेगा, और a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये इनके रिलेशंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया और मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखवाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम तस्करा करेंगे, एक एक के बारे में डिटेल में बात करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाजमी नोट करते रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले हम तस्करा करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपके पास एक ऐसा एंगल है which
a body subtend at the center of the circle, एक ऐसा एंगल जो बॉडी सर्कल के सेंटर के साथ बना है, इस ऐसा एंगल जो बॉडी सर्कल के सेंटर के साथ बना है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेक करें, ये मेरे पास बॉडी ए है, ये ए से पहुंची बी पर, तो इसने सेंटर के साथ एंगल बनाया, इसको बोलते हैं थीटा, ये थीटा कहलाता है। ठीक है, तो सर्कल के सेंटर के साथ बॉडी जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं नियम जबान में थीटा, वो थीटा कहलाता है, उसको थीटा बोलते हैं। पूछा, ठीक है। और ये आपके पास जो थीटा होता है इसको हम नॉर्मली रेडियंस में मेजर करते हैं इस चैप्टर में, लेकिन इसके 2 यूनिट्स और हैं, ये डिग्री में भी मेजर होता है और रोटेशंस में भी। इसको हम मेजर करते हैं रेडियंस में, लेकिन ये डिग्री में भी मेजर होता है और रोटेशंस में भी, ये डिग्री में भी मेजर होता है और रोटेशंस में भी। ठीक है, याद रखिएगा इसको एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। क्यों? अगर इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, अगर इसकी बहुत छोटी होगी वैल्यू, तो ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे माना जाएगा। क्योंकि अगर ये छोटा होगा तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में होगा, और स्ट्रेट लाइन का मतलब कि इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक तो ये रीजन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपके पास इसकी स्मॉलर वैल्यू हो तो क्वांटिटी से बेहतर वी शुड राइट स्मॉल वैल्यू। तो अगर इसकी स्मॉल वैल्यू होगी तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे माना जाएगा। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वेक्टर क्वांटिटी की एक और वजह है, और वजह यह है कि कभी ये थीटा बनता है क्लॉकवाइज और कभी ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनकी भी डायरेक्शन होती है, तो इसलिए भी इसको वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बात हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। अब थोड़ी सी बातें मैं कर रहा हूँ, और से सुनिएगा। अगर आपके पास पॉइंट ए पर आप थे और आप पूरा घूमकर वापस पॉइंट ए पर आए, आप पॉइंट ए पर थे और पूरा घूमकर आप वापस पॉइंट ए पर आए, तो आपने कंप्लीट करी 1 रोटेशन। तो 1 कंप्लीट रोटेशन के अंदर जो एंगल्स होते हैं ना वो होते हैं 360 डिग्रीज। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कंप्लीट रोटेशन में रेडियंस कितने होते हैं, तो आपने बोलना है 2 पाई। दोनों जुमलों को याद रखिएगा। अगर आप पॉइंट ए पर थे and you took a 1 complete rotation, then 1 complete rotation would be equal to in degree 360 degree, and in radian that would be equal to 2 pi radian। तो 1 complete rotation में थीटा 360 डिग्री के बराबर होगा और 1 complete rotation में थीटा 2 पाई रेडियन के बराबर आएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 1 complete rotation की डिग्री बता दें तो आप बोलेंगे सर 360, और अगर मैं बोलूंगा कि 1 complete rotation के मुझे रेडियन बता दें तो आप बोलेंगे 2 पाई। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि 1 complete rotation में 2 पाई रेडियंस होते हैं और 1 complete rotation में 360 डिग्रीज होते हैं। अब एक काम करें, ये भी 1 complete rotation है, ये भी 1 complete rotation, इन दोनों को उठा के इक्वेट कर लें। तो जब मैंने इक्वेट किया तो 2 पाई रेडियन 360 के बराबर आया। ये 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो पाई रेडियन बना 360 डिग्री अपॉन 2, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई था, नीचे जाके डिवाइड हुआ, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस रिलेशन से मुझे पता चलेगा कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं और 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं। अब आप लोग चेक करें, मैं देखें मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे जानना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज। तो रेडियन के साथ कौन नजर आना चाहिए? 1, और मुझे कौन नजर आ रहा है? पाई। तो मैं एक काम ये करूंगा कि पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके मैंने क्या करवा दिया? डिवाइड।
तो जब पाई नीचे चला जाएगा तो पाई की जगह 1 बचेगा और नीचे आ गया पाई। जब मैंने 180 को पाई से डिवाइड किया तो मुझे पता चला 57.3 डिग्री रेडियंस होते हैं। तो 1 रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। अब इस रिलेशन को दोबारा लिखें। यहाँ लिखा हुआ है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं जानना चाहता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। तो मुझे डिग्री के साथ कौन नजर आना चाहिए? 1। अभी कौन है? 180। अब 180 को नीचे मूव करवाएं तो ये बन गया आपके पास पाई बाय 180 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 और साथ में लिखा हुआ है रेडियन। तो मेरे पास जब पाई को 180 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.017 रेडियन। ये मुझे पता चला कि 1 डिग्री में 0.017 रेडियंस पाए जाते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियंस। 1 डिग्री में 0.017 रेडियंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये दोनों बेटे याद रखिएगा, 1 रेडियन में पाए जाते हैं 57.3 और 1 डिग्री में पाए जाते हैं 0.7017 रेडियंस। ठीक है, ये आपको मैंने इनके बारे में बात बता दी। अब बात बढ़ाते हैं अपनी आगे। अब आता है रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है S इज इक्वल टू आर थीटा। अगर आपके पास बॉडी फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए पर है और बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट जो सरकमफेरेंस पे कवर करती है वो कहलाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और इसको आर्क लेंथ भी कहते हैं। आर्क लेंथ क्योंकि इट्स लाइक एन आर्क विच इज ड्रॉन बाय अ कंपास। इसको आर्क लेंथ भी कहते हैं, इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और ये लिखा हुआ है आपके पास सर्कल का आर रेडियस। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि सेंटर के ऊपर 1 रेडियन का एंगल कब बनता है। हम जानना चाहते हैं कि सेंटर के ऊपर 1 रेडियन का एंगल कब बनता है। तो रेडियन किसका यूनिट है? थीटा का। हमें यही नहीं पता होता अक्सर। रेडियन किसका यूनिट है? थीटा। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियन किसका यूनिट है? थीटा। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब अगर मुझे रेडियन निकालना है इसका मतलब मुझे थीटा निकालना है। अगर मुझे रेडियन निकालना है इसका मतलब मुझे थीटा निकालना है। इक्वेशन S इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू S अपॉन आर। ठीक है, अब थीटा 1 रेडियन कब होगा? जब S और R दोनों सेम हो जाएंगे। जब S और R दोनों सेम होंगे तभी तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करके आंसर क्या मिलेगा? 1। अगर मैं कहूं S R के बराबर या R S के बराबर है तो मैं कह सकता हूं S अपॉन S। S से S क्या हुआ? कैंसिल। तो थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 1 रेडियन। तो जब सर्कल की आर्क लेंथ, अब देखिए मैं यूज कर रहा हूँ येलो कलर, जब सर्कल की आर्क लेंथ उसके रेडियस के बराबर हो जाए, चेक मारने का मकसद है कि लेंथ सेम है, जब सर्कल की आर्क लेंथ उसकी रेडियस के बराबर हो जाए यानी कि सर्कल का डिस्टेंस S और R दोनों आपके पास क्या हो जाए? बिल्कुल सेम। तो S R के बराबर होगा, R S के बराबर होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो मेरे पास 1 रेडियन के बराबर आएगी। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, थीटा 1 रेडियन के बराबर उस वक्त होगा जब आपके पास सर्कल का रेडियस और आर्क लेंथ दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सेम। उस वक्त थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 रेडियन के बराबर आएगी। अब जो टॉपिक आता है उसमें हमें एक सबसे पहले डिस्कशन करने की बात ध्यान में रखिएगा। अगर कभी भी रोटेशंस गिवन होंगे, नोट कर लें, तो इसका मतलब है वो थीटा गिवन है। अगर आपसे बोल रहे हैं कि बॉडी ने कंप्लीट किए 5 रोटेशंस, बॉडी ने कंप्लीट किए 10 रोटेशंस, बॉडी ने कंप्लीट किए 20 रोटेशंस, अगर कभी भी रोटेशंस गिवन है इसका मतलब थीटा गिवन है। तो हमें रोटेशंस को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। रोटेशंस को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अभी तो सिखाया था।
कि 1 कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो 2 कंप्लीट रोटेशंस होंगी तो 2 इंटू 2 पाई, 3 कंप्लीट रोटेशंस होंगी तो 3 इंटू 2 पाई, 4 कंप्लीट रोटेशंस होंगी तो 4 इंटू 2 पाई। तो रोटेशंस को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से करते हैं मल्टीप्लाई, और रेडियंस को रोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से करते हैं डिवाइड। तो whenever there is a need to convert rotation into radian, तो आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब रेडियन से रोटेशन में जाना होगा तो आप 2 पाई से क्या करेंगे, डिवाइड। मैंने आपके पास एक जुमला लिखा और मैंने लिखा कन्वर्ट 5 रोटेशंस इनटू रेडियंस। आपने कहा सर थीटा है 5 रोटेशंस, क्योंकि रोटेशन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। आपने कहा सर ये रेडियन मांग रहा है, तो रोटेशंस को रेडियन में चेंज करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई, 5 2 10, साथ में लिखा हुआ है पाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 3.142, 10 3 30, तो 30 पॉइंट समथिंग आपके पास इसमें रेडियंस आ जाएंगे। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये कन्वर्जन हो गई किसकी, रोटेशन इनटू रेडियंस। और अगर कोई चीज आपको रेडियंस में गिवन होगी तो फिर आप उसको कर देंगे क्या, 2 पाई से डिवाइड। अब अगर आपके पास लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मेंशन हो कन्वर्ट 54 रेडियंस इनटू रोटेशंस, तो आपने कहा सर थीटा की वैल्यू दी हुई 54 रेडियंस, आपकी बार रेडियन से रोटेशन में जाना है, तो 2 पाई से डिवाइड, 2 पाई, पाई का मतलब होता है 3.142। अगर मैं 0.14 निगलेक्ट कर दूं, 2 3 6, 6 1 6, और 6 9 सा होता है शायद, 6 9 सा 54, तो आंसर आ गया तकरीबन कितना, 9 रोटेशंस। तो आंसर आपको किस में मिल गया, 9 रोटेशंस में। अब ऑब्वियसली बात है आपको आंसर जो गिवन होगा उसको देख के आप जज कर लेंगे, क्योंकि एक आंसर तो नहीं आता ना, एमसीक्यूज में तो ऑप्शन होते हैं, उसको देख के आप जज कर लेंगे कि आपका कौन सा आंसर जो है वो एक्यूरेट आ रहा है। तो ये आपको बात बताई मैंने किसकी, रोटेशन टू रेडियन और रेडियन टू रोटेशन कन्वर्जन मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी। अब बात को मैं बढ़ाना चाहता हूँ आगे। आपके पास अगर एक चीज आ जाए जिसमें आपके पास तस्करा हो एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी। The rate of angular displacement covered by a body is called angular velocity. The rate of angular displacement covered by a body is called angular velocity. Angular velocity को डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, टाइम इज नोटेड बाय टी, तो आपके पास ओमेगा का फॉर्मूला बना थीटा अपॉन टी, ओमेगा का फॉर्मूला बना थीटा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बना थीटा अपॉन टी। आपके पास थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, तो ओमेगा का एस आई यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ये रेडियन पर सेकेंड के अंदर मेजर होती है। ओमेगा, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड, इसको हम रेडियन पर सेकेंड के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए गौर से। जिस तरह हमें वेलोसिटी गिवन होती थी किलोमीटर पर आवर में, हम उसको चेंज करते थे मीटर पर सेकेंड में, इसी तरह अगर हमें कोई चीज आरपीएम में गिवन होगी तो इसका मतलब वो ओमेगा गिवन है। आरपीएम मींस रोटेशन पर मिनट, आरपीएम मींस रोटेशन पर मिनट। अगर कोई चीज आपको रोटेशन पर मिनट में गिवन है तो इसका मतलब वो आपको ओमेगा गिवन है, और अगर वो आपको ओमेगा गिवन है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको चेंज करना है रेडियन पर सेकंड में।
क्योंकि इसका स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, तो आरपीएम को हम रेडियन पर सेकेंड में चेंज करेंगे। आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 पाई से करेंगे मल्टीप्लाई और 60 से करेंगे डिवाइड। किसी ने कहा आपने क्या किया है, समझ में नहीं आया बात, तो आपने बोलना है अगर 20 आरपीएम है तो इसका मतलब है 20 रोटेशंस पर मिनट। ऐसे 20 आरपीएम है तो इसका मतलब है 20 रोटेशंस पर मिनट। रोटेशंस को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस, अभी सिखाया था। रोटेशंस को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रोटेशंस को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर रोटेशंस को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ये दिया हुआ है मिनट, मुझे किस में जाना है, सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स, तो यहाँ पे आ गया 60। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई, 60 से डिवाइड। अब मैं अगर इसको कैंसिल करूँ तो 21 से 20 बना और ये बन गया 23 से 60। तो ऊपर मेरे पास आ गया 2 पाई और नीचे मेरे पास लिखा हुआ है 3। तो अब पाई की वैल्यू होती है 3.142 और नीचे लिखा हुआ है 3, 2 3 जा 6 या 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में। तो whenever you are given an RPM then omega is given and there is a need to convert this RPM into रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये बोले फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई ये बोले फॉर एग्जांपल कि आपकी जो वॉल क्लॉक है उसमें जो आपके पास मिनट्स की सुई है, जो मिनट्स की सुई है उसकी आप एंगुलर वेलोसिटी बता दें, उसकी आप एंगुलर वेलोसिटी बता दें। अगर आपसे कोई पूछे जो मिनट्स वाली निडल है उसकी आप मुझे जो है वो एंगुलर वेलोसिटी बता दें, तो आपने बोलना है ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। ठीक है, आप फर्ज कर लें कि ये मिनट की सुई है, ये वाली, ये मिनट की सुई यहाँ घूमी, यहाँ घूमी, यहाँ घूमी, यहाँ घूमी, यहाँ घूमी, यहाँ घूमी, यहाँ पे आई। मिनट की सुई ने कितने रोटेशंस लिए, एक रोटेशन में थीटा कितना होता है, 2 पाई। एक रोटेशन में थीटा कितना होता है, 2 पाई। और 1 मिनट में वो कितने सेकंड्स कवर कर रही है, 60। तो टाइम हो गया 60। तो आपके पास इसको जब कैंसिल करा तो आंसर आ गया 5/30 रेडियन पर सेकेंड। बहुत एमसीक्यू बनता है इससे। तो आंसर आ गया 5/30 रेडियन पर सेकेंड। इसी तरह अगर आवर्स लेंगे तो नीचे 3600 आ जाएगा। अगर आवर्स लेंगे तो नीचे 3600, और जब 2 पाई को 3600 से डिवाइड करेंगे तो पाई में ही आंसर दिया होता है, इसलिए पाई को सॉल्व मत कीजिएगा। तो बन जाएगा आपके पास 2/1800, सॉरी पाई अपॉन 1800, क्योंकि 2 को 36 से कैंसिल करेंगे तो 18 आएगा, तो बन जाएगा पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। तो मैंने आपसे बोला कि अगर वॉल क्लॉक है और आपको मिनट वाली नीडल की अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछनी हो तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। एक कंप्लीट रोटेशन में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई, और एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर जो आपके पास टाइम होता है वो 60 सेकंड होता है। तो 2 पाई अपॉन 60 5/30। एंट्रेंस के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि पढ़ा सब होता है लेकिन बच्चा इतना प्रेशराइज होता है साइंस सब्जेक्ट्स में स्पेशली कि उसको लगता है उसने कुछ नहीं पढ़ा, और वो चीज़ें उसको याद आती हैं एप्टीट्यूड ख़त्म हो जाने के बाद। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है एंट्रेंस के अंदर, याद रखिएगा। अगर आप एब्सेंस ऑफ माइंड गए एंट्रेंस के अंदर तो आपने अपने फ्यूचर को कर दिया एक तरह से अच्छा। हमेशा अच्छी सोचनी चाहिए। तो एंट्रेंस के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके पास जो है ना, ये वाली चीज़, दिस इज समथिंग विच फ्रिक्वेंटली अपीयर्स इन योर एनटीएस, तो इसको आपने याद रखना है। अब अगर मैं आपसे एंगुलर वेलोसिटी की बेशुमार बातें, इतनी बातें ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है ना एंगुलर एक्सेलरेशन की, इसकी बेशुमार बातें। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा, ध्यान में रखिएगा, एवरी रिजिड बॉडी हैज सेम एंगुलर वेलोसिटी। हर रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, या मुझे कहना चाहिए एवरी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी, इसको करेक्ट करें, एवरी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी है सेम एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं आपसे बोलूंगा एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसमें क्या कांस्टेंट हो सकता है, तो आप बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी।
अगर मैं आपसे बोलूंगा एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें क्या कांस्टेंट हो सकता है, तो आप बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं आपसे बोलूंगा एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसमें क्या कांस्टेंट हो सकता है, तो आप बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। फिर मैं आपसे पूछूंगा कैसे, तो आइए उसका रीजन देखते हैं कैसे। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक डिस्क है, ये डिस्क का पहला सर्कल, ये डिस्क का दूसरा सर्कल और ये डिस्क का तीसरा सर्कल, ये एक ही डिस्क है। आप इसका मोशन लें और ये वाला मोशन लें, ठीक है। आपके पास यहां से यहां तक भी एंगल सेम, यहां से यहां तक भी एंगल सेम और यहां से यहां तक भी एंगल सेम। ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टी। तो ए से लेके बी तक जितना एंगल इसका बन रहा है उतना ही इसका बन रहा है, उतना ही इसका बन रहा है। जितने टाइम में ये यहां से यहां आ रहा है उतने टाइम में यही यहां से आ रहा है और उतने टाइम में यही यहां से आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास जब जब हम थीटा को टी से डिवाइड करेंगे तो हमें एंगुलर वेलोसिटी का आंसर क्या मिलेगा, सेम। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये वाला पॉइंट जो है वो बाद में पहुंचे, ये पहले पहुंचे, इससे पहले नहीं। अगर ये तीनों पॉइंट यहाँ पहुंचे हैं तो ये एक ही वक्त में पहुंचे, और ये तीनों पॉइंट यहाँ से पहुंचे, पहले ये तीनों साथ यहाँ थे, फिर ये तीनों साथ ऐसे आए, और इन तीनों ने सेंट्रल पॉइंट से एंगल भी बिल्कुल सेम बनाया। अगर मैं यहाँ पे डी ला के रख दूंगा तो डी मुझे इन तीनों का एंगल बिल्कुल सेम देगा। तो यही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इन तीनों का जो सेंट्रल एंगल है थीटा, वो क्या है, बिल्कुल सेम। एंड दे विल टेक टाइम t from reaching point A to point B, and whenever you will divide the angular displacement by time, you will get the same angular velocity. तो हर ऑब्जेक्ट जो आपके पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। तो याद रखिएगा, इससे एमसीक्यू बनता है कि आपके पास एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी हैज, तो आपने लिखना है सेम एंगुलर वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपके पास सेम होती है, लेकिन आपके पास वेलोसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन आपके पास लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v, और v बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। v बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। याद रखिएगा वो सारे पॉइंट्स जो सर्कल के सेंटर के करीब हैं, वो सारे पॉइंट जो सर्कल के सेंटर के करीब हैं उनकी लीनियर स्पीड कम होती है, और वो सारे पॉइंट जो सर्कल के सेंटर से अवे हैं उनकी लीनियर स्पीड ज्यादा होती है। वो सारे पॉइंट्स जो सर्कल के सेंटर के करीब हैं उनकी लीनियर स्पीड क्या है, कम, और वो सारे पॉइंट्स जो आपके पास सेंटर से अवे हैं उनकी लीनियर स्पीड क्या है, ज्यादा। आइए जरा देखते हैं इसको कि हम ये इतनी जो बात कह रहे हैं ये हम किस बेस के ऊपर कह रहे हैं। जी, तो यहाँ पे हम मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हम मौजूद हैं यहाँ पे, आप जरा चेक करें, ये बॉडी पॉइंट ए पे थी और बॉडी पहुंची पॉइंट बी पर। अब मैं आपको साबित करना चाहता हूं कुछ, देखें क्या। जब ये यहां से यहां पहुंचा इसको भी टाइम टी लगा, और जब ये यहां से यहां पहुंचा इसको भी टाइम टी लगा, ठीक है। इसने उतने ही टाइम में डिस्टेंस ज्यादा कवर किया और इसने उतने ही टाइम में डिस्टेंस कम कवर किया। तो जो बॉडी जितनी लेस टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसकी स्पीड, लीनियर स्पीड क्या होगी, ज्यादा। कोई पूछे क्यों, तो आप बोल रहे हैं कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है और ये उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यही तो मैंने आपसे बोला
कि ये जो एजेस होते हैं ना, एजेस किनारे, जैसे जैसे सर्कल से दूर सेंटर से जाते रहते हैं वैसे वैसे लीनियर स्पीड बढ़ती जाती है, और जो सेंटर के करीब होते हैं उनकी लीनियर स्पीड आपके पास क्या होती है, कम। तो ऑल दोस पॉइंट्स which are near to the center of a circle has lesser linear speed, और वो सारे पॉइंट्स जो आपके पास तो बिठा दिया मुझे एक तो, और वो सारे पॉइंट्स जो आपके पास बेसिकली उससे दूर होते हैं उनकी जो लीनियर स्पीड होती है वो आपके पास ज्यादा होती है, और जो करीब होते हैं उनकी लीनियर स्पीड आपके पास क्या होती है, कम। ये बात आपको क्लियर हो गई, ये बात मैंने समझा दी। अब मैं आगे की जानिब बढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। मैंने अभी बोला था एंगुलर वेलोसिटी बहुत लंबा खेल है, खेलना है इसको हमें। अब चलते हैं आगे की तरफ। जब बात आती है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर है, जब बात आती है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की, तो एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट करने के ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रहा है क्लॉकवाइज ऐसे। तो हमने ये कहा जाता है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम की जाती है बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम की जाती है बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। अपने सीधे हाथ की उंगलियों को डायरेक्शन ऑफ मोशन की जानिब घुमाएं। अभी ये ऐसे घूम रहा है तो मेरे सीधे हाथ की उंगलियां इसकी जानिब घूमेंगी ऐसे। मेरे सीधे हाथ की जो उंगलियां हैं वो इसकी जानिब घूमेंगी, तो ये मेरे सीधे हाथ की उंगलियां जो मोशन की जानिब घूमी, और अंगूठा बिल्कुल रखना है सीधा। तो ये मेरे पास आ गया थंब। तो जो थंब होगा वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो वहां से आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। तो अभी आपके पास ये ऐसे मूव कर रहा है और अंगूठा बाहर आ रहा है। अगर अंगूठा बाहर आ रहा है यानी कि ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ये जिस प्लेन में घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर होगी। तो याद रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is perpendicular to the direction or motion of axis of rotation, to the motion of axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन के आपके पास वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, और उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में नाम देंगे आपके पास क्या, ओमेगा। वो आपके पास ओमेगा कहलाएगा। अगर यही आपके पास उल्टा घूमता लाइक ऐसा, तो अब आपके पास हाथ का अंगूठा नीचे की तरफ जाता, और जब अंगूठा नीचे की तरफ पॉइंट आउट करता तो ओमेगा अब डाउनवर्ड एक्ट करता। तो आपके पास ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम मालूम करते हैं किससे, राइट हैंड रूल से। तो यहाँ पे हमने इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। एंगुलर वेलोसिटी को एक और नाम दिया जाता है, और इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को एक और नाम देते हैं और इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी भी आती है, और इसका वही यूनिट बनता है जो फ्रीक्वेंसी का बनता है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी भी आती है, और इसका वही यूनिट बनता है जो फ्रीक्वेंसी का बनता है। जो यूनिट फ्रीक्वेंसी का बनेगा वही इसका बनेगा। अब ये बात मैं आपको कैसे कह रहा हूँ उसको देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ओमेगा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि अगर वन कंप्लीट रोटेशन कंसीडर करें, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, हमने वन कंप्लीट रोटेशन को डिस्कस किया, तो मेरे पास बॉडी ए पर थी, पॉइंट ए पर घूमकर पॉइंट ए पर आई। तो वन कंप्लीट रोटेशन में थीटा में इतनी बार बता चुका हूँ 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो थीटा आपके पास हो गया 2 पाई, और एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो वक्त दरकार होता है वो कोई आम वक्त नहीं होता, ठीक है, वो एक खास वक्त होता है।
एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो वक्त दरकार होता है वो कोई आम वक्त नहीं होता, वो एक खास वक्त होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको वक्त की कदर नहीं होती या लोगों की कदर नहीं होती। तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास, इससे बात करें पीएचडी वाला क्या बोल रहे हैं, तो जब आपके पास एक रोटेशन मतलब करने के लिए जो आपके पास वक्त दरकार होता है वो टाइम पीरियड होता है, तो उसको हम कैपिटल टी कहते हैं, वो कैपिटल टी कहलाता है। ठीक है, तो ओमेगा जो होता है वो थीटा अपॉन टी के बराबर है। तो जहां पे थीटा था वहां पे आ गया 2 पाई, और जहां स्मॉल टी था वहां पे आ गया कैपिटल टी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 1/t। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 1/t। और आप जानते हैं कि 1/t फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब जहां पर 1/t है वहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और ओमेगा का एक और फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 2πf। तो हमारे पास जहां पर 1/t था वहां फ्रीक्वेंसी आ गई, और ओमेगा का फॉर्मूला मेरे पास क्या बना 2πf। तो ओमेगा 2πf के भी बराबर होता है। और यहाँ से इसका बिल्कुल वैसा यूनिट निकलता है जैसे फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ देखा जाए तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा का यूनिट बनेगा फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स में मेजर होती है, तो ओमेगा भी सेकंड इनवर्स में मेजर होता है, तभी इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, जब जब आपको कभी भी फ्रीक्वेंसी गिवन हो ना हर्ट्ज में, लाइक 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, तो खुदा के लिए वहां से आप ओमेगा निकाल लीजिएगा, उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही हो। ठीक है, एक बात तो ये थी जो हमने यहाँ पे कवर करी। बड़ी स्मूथली क्लास हो रही है, शुक्र है। अब मैं बात को बढ़ाना चाहता हूं आगे, सुने। आपके पास अब चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमें डिस्कस करना है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कहलाता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कहलाता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। मैं कोई ये बात 50 बार कर चुका हूँ, अगर आपको कभी एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो तो आप लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और अगर लीनियर वेलोसिटी गिवन हो तो आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, सुनिए गौर से। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। जहां जिसकी जितनी बात की जाए उतनी बात समझनी लाजमी होती है। एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी ये दोनों मैंने एक ही के नाम लिख दिए। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में भी एक वेक्टर मिले उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में एक स्केलर मिले उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई दोनों केसेस में वेक्टर ही होने, एक केस में मिलता है स्केलर और एक केस में मिलता है वेक्टर। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड और उनका रिजल्ट भी वेक्टर हो तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा, और या क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर हो तो या तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। हमारे पास एक वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है विच गिव्स द position of a point, which gives the position of a point. Position vector एक ऐसा वेक्टर होता है which gives the position of a point with respect to origin। एक ऐसा वेक्टर जो हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन दे with respect to origin।
एक ऐसा वेक्टर जो हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन दे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यहाँ देखें, ये मेरे पास अगर एक पॉइंट है और मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो मैं ओरिजिन से यहाँ तक एक वेक्टर बना दूंगा पॉइंट P तक, और वो आपके पास इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, उसको मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलूंगा। अगर मेरे पास ये Q है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसका एक वेक्टर बनाऊंगा Q, वो मेरे पास इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर हमारे पास किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर आपसे कोई पूछे पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, तो आपने बोलना है पोजीशन वेक्टर हमें बताता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपके पास जो है वो उस पॉइंट की पोजीशन कितनी है। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। अगर मेरे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, अगर मेरे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये है सर्कल का सेंटर, तो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक क्या कहलाता है, रेडियस। मेरे पास अगर ये सर्कुलर पाथ है और मेरे पास अगर ये सर्कुलर पाथ है, तो मेरे पास ये इसका रेडियस मौजूद है। आपके पास, आपको अच्छे से अंदाजा है और आपको अच्छे से अंदाजा इस बात का है कि सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक क्या कहलाता है, रेडियस। अब मैंने यहाँ एक्सिस खींच दिए, एक एक्सिस मैंने ऐसे खींची और एक एक्सिस मैंने ऐसे खींची। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या यहाँ पे आपको ओरिजिन मिल गया? जिस तरह यहाँ पे ओरिजिन मिला था उस तरह यहाँ ओरिजिन मिला। अब यहाँ एक पॉइंट मिला था, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया। अब ये सर्कल का जो रेडियस होगा ये एज अ पोजीशन वेक्टर के तौर पे ट्रीट होगा। ये सर्कल का जो रेडियस होगा ये एज अ पोजीशन वेक्टर के तौर पे ट्रीट होगा। आप चेक करें, फॉर्मूला था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये वेलोसिटी ये भी वेक्टर है, अब ये रेडियस ये भी वेक्टर हो गया, वेलोसिटी भी वेक्टर हो गया, रेडियस भी वेक्टर और ओमेगा भी वेक्टर, तीनों वेक्टर हो गए, तीनों वेक्टर हो गए। इसका मतलब ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, तो ऐसे प्रोडक्ट कौन सा कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम इन दोनों के बीच में ऐसे करके लिखेंगे r क्रॉस ओमेगा एंड दैट इज इक्वल टू v, कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो r और ओमेगा के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होती है। लीनियर वेलोसिटी r और ओमेगा के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में बीच में क्रॉस लगता है और डॉट प्रोडक्ट में बीच में डॉट लगता है। क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में क्रॉस लगता है और डॉट प्रोडक्ट के बीच में डॉट लगता है। तो मेरे पास r भी एक वेक्टर है, ओमेगा भी एक वेक्टर है, जब उनके बीच में मैंने क्रॉस लगाया तो मुझे v मिला, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास v के बराबर आता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई, तो आपको यहाँ पे बात क्लियर होगी। इस v को हम दो नाम देते हैं, इसको हम लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं और इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ये लीनियर वेलोसिटी भी कहला सकता है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहला सकता है। इसको लीनियर भी कहते हैं और इसको टेंजेंशियल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और आपको उसकी वेलोसिटी बनानी होगी, तो आप एक पॉइंट सिलेक्ट करके टेंजेंट बनाएंगे, तभी आप उसको बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी, और इसको आप टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो whenever a point is selected and a tangent is drawn to that point, तो फिर हमारे पास वो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई। अब हम अपनी इस बात को आगे की जाने बढ़ाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो बात है वो क्या दी हुई है। अब जो तस्करा आता है वो आता है तस्करा एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब जो तस्करा आता है वो तस्करा आता है एंगुलर एक्सेलरेशन का। अभी अभी मैंने आपसे ये बोला पीछे कि ओमेगा की वैल्यू रहती है कांस्टेंट, बट नॉट इन एवरी केस, हर केस में नहीं रहती। ठीक है, कांस्टेंट रह सकती है, रह सकती का मतलब हो सकती है, लेकिन हर केस में कांस्टेंट नहीं रहती। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर एक डिस्क होती है, जब वो डिस्क का आउटपुट हम लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं ना, तो वो डिस्क मूव करती है। तो जब वो मूव करना शुरू करती है तो वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। जब वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज।
और जब वो स्टॉप होना शुरू होती है तो वो ग्रेजुअली स्टॉप होती है, और जब वो ग्रेजुअली स्टॉप होती है मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता, तो उस वक्त भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज। जब कोई आइस स्केटर होता है, आइस स्केटर, और जब वो मूव करता है, बातों को लिमिटेड रखूंगा, लंबा नहीं जाऊंगा। जब आपके पास कोई आइस स्केटर होता है, मूव करता है, तो उस सूरत में भी याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है। तो जब जब आपके पास सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट होता है, और उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। ओमेगा एफ का मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा आई का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो आपके पास जब जब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे कि अब फर्ज कर लें कि बॉडी मतलब स्टार्ट हो गई डिस्क, आप 2-3 के मिनट के बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, तो फिर उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन जब डिस्क स्टार्ट हो और जब डिस्क रुके, तो दोनों सूरतों में वेलोसिटी चेंज होगी, उस वक्त उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी के बराबर होता है। इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है तो ओमेगा और अल्फा दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है तो ओमेगा और अल्फा दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी कम होती है तो ओमेगा एंड अल्फा विल ऑलवेज बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो ओमेगा और अल्फा की सेम डायरेक्शन होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो आपके पास इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास बात हुई जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी इनसे रिलेटेड। आपके पास ये एंगुलर एक्सेलरेशन की बात है। आप देखते हैं टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन and angular acceleration. Relation between linear acceleration and angular acceleration. तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है इज इक्वल टू आर अल्फा। या रिलेशन याद रखिएगा, वो इज इक्वल टू आर अल्फा के बराबर होता है। तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो कहलाता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। उसको ए इज इक्वल टू आर अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। द थिंग टू बी नोटेड इज दैट S equal to r theta, V equal to r omega, A equal to r alpha. Displacement, displacement, velocity, velocity, acceleration, acceleration. Displacement, displacement, velocity, velocity, acceleration, acceleration. और R सब में कॉमन है। तो S is equals to r theta, V is equals to r omega, A is equals to r alpha. R सबके अंदर आपके पास क्या है, कॉमन। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि S थीटा, V ओमेगा और A अल्फा। अब चलते हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ये दुनिया का वो वाहिद एक्सेलरेशन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस होता है और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से।
एक ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो। एक ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास कहला रहा होता है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। पहली बात ध्यान में रखिएगा, अभी से बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन कोई भी हो, जिंदगी में एक उसूल बना ले, हमेशा हमेशा वेलोसिटी चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। वेलोसिटी दो वजहों से चेंज होती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। ठीक है, यहां पर होता है डायरेक्शन चेंज। मैग्नीट्यूड सेम रहता है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मुझे इसकी स्पीड बताएं। आपने बोली सर 5, मैं कहूंगा यहाँ कितनी, आप बोलेंगे 5। मैं कहूंगा यहाँ कितनी, आप बोलोगे 5। मैं कहूंगा बेटा यहाँ कितनी, आप बोलोगे 5। मैं कहूंगा आप मुझे स्पीड नहीं बताएं, मुझे वेलोसिटी बताएं। तो आप मुझे कहेंगे सर मुझे पॉइंट बता दें। मैं कौन से पॉइंट की वेलोसिटी बताऊं? तो मैंने कहा इस पॉइंट की। तो आपने कहा सर ये वेलोसिटी। मैंने कहा ये क्या किया आपने? तो आपने बोलना है कि सर्कुलर पाथ में जब भी वेलोसिटी बनाते हैं तो वेलोसिटी बताने के लिए आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो आपको बताता है वेलोसिटी। मैंने कहा इस पॉइंट की वेलोसिटी बताएं, तो आपने यहाँ टेंजेंट बना दिया। मैंने कहा इस पॉइंट की बताएं, आपने यहाँ टेंजेंट बना दिया। तो ये आप चेक करें, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, सेम 5 5 5 5, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। तो इसका मतलब इट इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। और अगर ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये सर्कुलर पाथ में मूव करती है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है AC, और ये v स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है AC, और AC v स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज नोटेड बाय AC, एंड AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। AC v स्क्वायर अपॉन r के बराबर होता है। लेट्स कंटिन्यू इट फर्दर। ये जो v है ना, ये आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड है, नोट कर ले, v यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। We have one more formula for centripetal acceleration, and that is 4 pi square r upon t square. सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, और वो आपके पास है 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। इसको आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं जब आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था। इसको आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं जब आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था। और ग्रेविटेशन के अंदर आपके पास एक्सेलरेशन का सेंटीपिटल का फॉर्मूला आया था 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। अगर कोई आपसे कहे कि फॉर्मूला ड्राइव कर दे, तो आपने बोलना है फॉर्मूला ड्राइव करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, अगर वो छोटा हो तो। AC बराबर है v स्क्वायर अपॉन r। v का मतलब है स्पीड, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। v का मतलब है स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। आपके पास ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो पॉइंट ए पर था, वो पॉइंट 2 मिनट होल्ड कीजिए अजान के लिए।
ओके ओके, तो आपके पास बेटा, मैं क्लास आपकी 7:30 पे ही ऑफ करूंगा, ठीक है? उसके बाद आप लोग नमाज अदा कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने आपको बीच में ब्रेक दिया तो 15-20 मिनट निकल जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 7:20 तक ऑफ कर दूं, तो बेफिक्र रहें आप लोग, टेंशन ना लें। तो मैंने आपसे बोला वी है वो इस यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर है, और वी एस अपॉन टी के बराबर होती है, ठीक है? और अगर आपके पास, मैंने कहा बॉडी पॉइंट ए पर है और बॉडी घूमी और घूमने के बाद वापस पॉइंट ए पर आई, बॉडी घूमी और घूमने के बाद वापस पॉइंट ए पर आई, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलेंगे सर ये जो गोलाई है ना, ये गोलाई बॉडी ने ये कवर करी है, और इस गोलाई को उर्दू में बोलते हैं सरकमफेरेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस बराबर होता है 2πr के, और दिस इज नथिंग बट अ वन कंप्लीट रोटेशन, दैट मीन्स इट स्टार्टेड फ्रॉम a point A and again it came back to point A। तो इसका मतलब ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुई, पॉइंट ए पे वापस आई, तो इसने कंप्लीट किया वन रोटेशन। मेरे ख्याल से मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। यहाँ पे v नहीं, v का स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, v का फॉर्मूला बना 2πr अपॉन टी, स्क्वायरिंग कर दे इसके दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर v पे अप्लाई हुआ तो ये बना v स्क्वायर, राइट साइड पे 2 पर अप्लाई हुआ 4, पाई पे अप्लाई हुआ पाई स्क्वायर, r पे अप्लाई हुआ r स्क्वायर, और t पर अप्लाई हुआ t स्क्वायर। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ac बराबर है v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर की जगह पे मैंने पुट कर दिया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है r, इसको मैंने अलग से लिख दिया 1 अपॉन r, स्मॉल r कैपिटल R से फर्क तो नहीं पड़ता, r से r का स्क्वायर कैंसिल, तो AC बराबर आ गया 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आपके पास आया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का एक दूसरा फॉर्मूला, कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन AC 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है? अब आपके पास जो एक चीज आती है वो आपके पास आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को एक और नाम देते हैं और इसे बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को एक और नाम देते हैं और इसे बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। ये कैसी फोर्स है? इसको हम कहते हैं द फोर्स विच कंपेल्स अ बॉडी to move in a circular path। The force which compels a body to move in a circular path is called centripetal force। एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए मजबूर करे, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन both are directed towards the center of a circle। Centripetal force and centripetal acceleration both are directed towards the center of a circle। दोनों की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की हैसियत क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की हैसियत ये है कि इट इज नॉट सेल्फ क्रिएटेड, ये सेल्फ क्रिएट नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय सम अदर फोर्स, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स हमें देती है। इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय सम अदर फोर्स। कौन कौन सी फोर्सेस हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देती हैं? इसमें हमें एक जो फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देती है
वो आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इनके अलावा भी दे सकती हैं, फिलहाल मुझे इनका आइडिया है। तो ये वो फोर्सेस हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं सेंटीपिटल फोर्स। मतलब इन फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम सकता है। तो इसका मतलब वो सर्कुलर पाथ में घूमने की वजह से हमें प्रोवाइड करती है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये सेंटीपिटल फोर्स हमें नहीं प्रोवाइड करेंगी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में नहीं घूम पाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अरसे दराज से कायनात का निजाम चलता हुआ आ रहा है। ये है सन और ये है अर्थ। सन का भी क्या है? मास। अर्थ का भी क्या है? मास। मास के बीच में होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको ऐसे फेंक रही, ना ये इसको ऐसे खींच रही, ये बल्कि इसको मूव करा रही है। और अगर ये इसको मूव करा रही है तो इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें प्रोवाइड कर रही है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह अगर ये एक बच्चा है, इस बच्चे के हाथ में अगर मैं एक अगर ये एक बच्चा है, ठीक है, और इस बच्चे के हाथ में एक ऑब्जेक्ट है और उसके साथ एक धागा बंधा हुआ है और ये आपके पास इस पत्थर को इस धागे में ऐसे ऐसे घुमा रहा है, तो इसका मतलब इस धागे की अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? टेंशन। वो टेंशन क्या प्रोवाइड करेगी? सेंटीपिटल फोर्स। अगर एक गाड़ी राउंड अबाउट के राउंड मुड़ती है तो वहां फ्रिक्शन की फोर्स हमें क्या प्रोवाइड करेगी? सेंटीपिटल फोर्स। इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इस तरीके का पाथ आता है, तो वहां मैग्नेटिक फोर्स हमें क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा हमें कोई और फोर्स देती है। इट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय सम अदर फोर्स। ये सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे छोटी सी बात बोलूं कि इफ a body is moving in a car and it takes a turn. If a body is moving in a car, body का तस्करा मैं बेकार में कर रहा हूँ, चले कर लिया तो कर लिया। If a body is moving in a car and car take turns, then it skids. Why? जब एक गाड़ी ऐसे जा रही होती है तो ऐसे जाने के बजाय वो ऐसे निकल जाती है। तो आपको बताना है कैसा क्यों होता है। यानी कि अगर गाड़ी आपके पास एक राउंड अबाउट के राउंड टर्न ले रही है तो टर्न होने के बजाय आपके पास वो सीधी निकल जाती है बाहर की तरफ। तो आपको बताना है कैसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स required is greater than the force of friction। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। आपके जहन में ये क्या जुमला लिखा है मैंने? चेक करें जरा, लिसन। यहां अगर मैं आपको दे दूं स्पीड्स, यहां मैं आपको दे दूं फ्रिक्शन और यहां मैं आपको दे दूं सेंटीपिटल फोर्स, जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे सेंटीपिटल फोर्स बढ़ेगी। सेंटीपिटल फोर्स बढ़ेगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगी। फ्रिक्शन एक फाइनाइट वैल्यू तक बढ़ती है, फाइनाइट वैल्यू तक। उससे ज्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होती। अब ये सब मुड़ने की बातें हो रही, मुड़ने की, ऐसे यूं मुड़ने की, टर्न लेने की। गाड़ी की स्पीड थी
60 किलोमीटर पर आवर, फ्रिक्शन चाहिए थी 100 न्यूटन, सेंटीमीटर फोर्स 100 न्यूटन प्रोड्यूस हुई, गाड़ी की स्पीड बनी 80 किलोमीटर पर आवर, फ्रिक्शन चाहिए थी 200 न्यूटन, सेंटीमीटर फोर्स 200 न्यूटन बनी, गाड़ी की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, फ्रिक्शन चाहिए थी 500 न्यूटन, ये 500 न्यूटन बनी। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 700 न्यूटन, तो मुझे आपके पास वो लेट्स सपोज 250 किलोमीटर पर आवर पे 700 न्यूटन मिली। अब जो स्पीड थी वो हुई 300 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मुड़ने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए थी लेट्स सपोज कितनी 1000 न्यूटन। इसको मोड़ कौन रहा था? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर रही थी? सेंटीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 700। 700 से ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो सकती। सेंटीपिटल फोर्स फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर रही, फ्रिक्शन सेंटीपिटल फोर्स क्रिएट कर रही है। तो इसका मतलब अब फ्रिक्शन कितनी है? 700, जो कि कम है, और मोड़ने के लिए फोर्स क्या चाहिए? ज्यादा। तो इसका मतलब अब जितनी सेंटीपिटल फोर्स इसको मोड़ने के लिए दरकार है, मुझे उतनी सेंटीपिटल फोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब मैंने कहा कि अब ये गाड़ी बेशक वो स्टीयरिंग घुमाया जा रहा होगा, स्टीयरिंग घुमाया जा रहा होगा, लेकिन वो ऐसे घूमेगी नहीं, वो बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि आपके पास सेंटीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना मोड़ने के लिए चाहिए था उतना अवेलेबल नहीं है। तो ये 700 मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। फ्रिक्शन एक हद तजावुज से बढ़ता है, और जब वो हद तजावुज से बाहर हो जाता है तो फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होता। तो इसलिए याद रखिएगा 700 जो न्यूटन है, मैंने क्या बोला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन आपके पास जो इंक्रीज नहीं हो सकती थी। और अब मुड़ने के लिए आपको फोर्स क्या चाहिए थी? ज्यादा। तो जब मुड़ने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए थी, ठीक है, जब मुड़ने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए थी तो आपके पास यहाँ पे सेकेंड, जब मुड़ने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए थी तो आपके पास उतनी फोर्स हमें अवेलेबल नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास ये गाड़ी स्किड कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बात थी जो हमने यहाँ पे देखी। अब देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास, जहां फोर्स और एक्सेलरेशन हो वहीं की फॉर्मूला होता है F इज टू ma। तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो F की जगह FC आ जाता है और A की जगह AC आ जाता है, तो FC MAC के बराबर। FC किसके बराबर है? MAC। आपके पास FC MAC के बराबर आया। अब AC की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, AC V स्क्वायर के बराबर R के बराबर है, तो FC की वैल्यू बन गई mv स्क्वायर अपॉन R। तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन R के बराबर आया। एक और बात सुन लें, एक फोर्स होती है इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक और फोर्स होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है which acts away from the center of a circle। जो आपके पास सेंटर से अवे एक्ट करती है, which acts away from the center of a circle। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो सेंटर से अवे एक्ट करती है। कभी अपने किसी छोटे बहन भाई के हाथ में एक पत्थर दीजिएगा और उससे बोलिएगा रस्सी से बांध के इसे घुमाओ। जब वो इसे घुमा रहा होगा तो वो खुश हो रहा होगा और आप भी खुश हो रहे होंगे। अगर उसकी गलती से भी यहाँ ग्रिप लूज हो गई तो ये पत्थर ऐसे नीचे नहीं गिरेगा, ये यूं लहराता हुआ बाहर जाएगा, और ये जब लहराता हुआ बाहर जाएगा तो ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब इससे एक फोर्स सेंटर से बाहर निकाल रही है। तो वो फोर्स कौन सी कहलाएगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal force has the same magnitude as that of centripetal force, provided with a minus sign. And minus sign is due to the fact they are always opposite in direction. ये हमेशा आपके पास डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है। तो Fg माइनस FC के बराबर आया। माइनस साइन शो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन,
और इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स के जितना होता है। जितना सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतना ही पाया जा रहा होता है। ये आपके पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम माई साइड हैज बीन फिनिश्ड, जिसमें आपके पास ये चीज हमने कंप्लीट करी थी। आपके पास चैप्टर 3 का कुछ हिस्सा रहता है, पहले मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगा, कुछ है, ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ ही है, और उसके बाद फिर आपका मैं स्टार्ट कराऊंगा चैप्टर नंबर 2। अच्छा मुझे एक बात बताइए यहाँ पे कि मैं पूछता हूँ। ओके उमैया, मुझे बताइए कल का टाइम टेबल क्या है आपका? सर कल 1 बजे से 3:30 तक क्लास होती है। कल 1 बजे से 3:30 तक क्लास होती है, फ्रॉम 1 till 3:30। ओके फाइन। तो कल आप लोगों का मैं जो हूँ वो एक सेशन कंडक्ट करूंगा, और वो होगा आपका 3:30 से 4:20। देखिए 4:15 पे मेरी क्लास ऑलरेडी एक जगह पर होगी, कल वेडनेसडे 4:15 पे मेरी क्लास ऑलरेडी एक जगह पर होगी, तो मैं नहीं चाहता कि आप क्लास में लेट आए, तो काइंडली तशरीफ ले आइएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, ये इस वीक में जहां मुझे स्लॉट मिलेगा मैं कंडक्ट करूंगा, वन थिंग। सेकेंडली आपके पास ये जो जहमत दी जा रही है इसी हफ्ते के लिए दी जा रही है, उसके बाद तो जहमत नहीं होगी आपको, आप जानते हैं, क्योंकि सिलेबस इतनी जल्दी कंप्लीट होगा, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम एमसीक्यूज की उतना ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा क्लास, और आपको हमने कौन सी जहमत दी, वरना जब बच्चे हमारे पास लाइव क्लासेस में संडे को आते थे तो हम संडे को उनको 10 बजे से लेकर तकरीबन 6 बजे तक बुलाते थे, जिसमें 2 घंटे बायो होती थी, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे इंग्लिश, इस तरीके से 2 आवर्स की क्लासेस होती थी। तो अब तो हमने आप पे इतना ज्यादा यहाँ पे बातें भी नहीं करी, तो इतना ज्यादा मतलब आपको बुलाया भी नहीं, तो आखिर में ये जो टाइम होता है देखिए पीक, ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है, तो ये उसी वक्त सही तरीके से निकलेगा जब टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बात बताई है। अब मैं इसको ग्रुप पे अनाउंस नहीं करूंगा, ग्रुप के अनाउंस करके बार बार मैं जहमत देना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कल की क्लास आपकी जिस टाइम पर होगी मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके पास होगी 3:30 से लेके 4:15 तक, आ जाइएगा। अगर क्लास कैंसिल होगी तो उसका नोटिस मैं दूंगा, अगर कोई नोटिस नहीं आया तो इसका मतलब क्लास अपने टाइम के ऊपर कंडक्ट की जाएगी। तो ये बात मैंने आपकी नॉलेज में डाल दी ताकि आप किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार ना हो, ठीक है। और ये वीक ऐसे ही जाएगा, इस बात को भी अपने जहन नशीन कर लीजिएगा कि ये जो वीक है ये ऐसे ही जाएगा, जिसमें एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी भर भर कर होंगी। आगे बढ़ते हैं आगे। दूसरा वाला जो ग्रुप था उसमें मैंने स्केलर वेक्टर शुरू करा दिया है, ठीक है। आपका मैंने चैप्टर 3 शुरू कराया था, उसके बाद मैंने चैप्टर 7 कंप्लीट करा दिया, चैप्टर 4 कंप्लीट करा दिया, लेकिन आपका चैप्टर 3 का कुछ पार्ट रहता है, और वो चैप्टर 3 का मुझे कुछ पार्ट जितना रहता है वो मुझे आपको कराना है, तो देखते हैं वो क्या पार्ट रहता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो अब चैप्टर 3 का मैं रिमेनिंग पार्ट आपको कराने जा रहा हूँ, देख लें। चैप्टर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है उसमें सबसे पहला जो हमारे पास बचा था वो हमने इलास्टिक कोलिजन हमारा चल रहा था। इलास्टिक कोलिजन में एक हमने v1 की इक्वेशन पढ़ी थी जो हमारे पास थी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपने अभी भी एनटीएस की बुकलेट्स यहाँ से रिसीव नहीं करी हैं तो इसका मतलब आपने अपनी जानों पे जुल्म किया। एनटीएस की बुकलेट्स कैंपस से आके वसूल कर लें, कम से कम उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। उसमें से बाज़ औक़ात पास पेपर्स में से एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं काफ़ी सारे, जो आपको नज़र आ जाएंगे।
और V2 की इक्वेशन आपके पास थी 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मैंने इसके कितने केस करा दिए थे बेटा? सर 2 केस हो गए थे इसके। 2 केस हो गए थे। अब हमें देखना है इसका तीसरा केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3, और केस नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो डिस्कशन चल रही थी वो ये है कि हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी बॉडी कोलाइड करेगी एक हैवी बॉडी से, और ये हैवी बॉडी आपकी इनिशियली एट रेस्ट है। एक बहुत ही छोटी बॉडी कोलाइड करती है एक हैवी बॉडी से। आप लोग बेफिक्र रहें, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे अंदाजा है आप लोगों की क्या कहते हैं, अल्फाज नहीं मिल रहा, हालत बोलते हैं आप लोगों की हालत का। तो मैंने लाइटर बॉडी कोलाइड्स विद अ हैवी बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। लाइटर बॉडी होती है ये और हैवी बॉडी होती है ये। तो लाइटर बॉडी चल रही है u1 से और हैवी बॉडी किसमें रेस्ट यानी कि u2 0। तो जब आपके पास ये इससे टकराती है तो टकराने के बाद ये बाउंस बैक हो जाती है विद द सेम स्पीड, यानी कि आफ्टर कोलिजन v1 बराबर होगा माइनस u1, जबकि v2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे दीवार के ऊपर सर मारना या फिर दीवार के ऊपर बॉल मारना। तो आपके पास दीवार एक मैसिव ऑब्जेक्ट है एज कंपेयर टू बॉल। तो यहां से खड़े होके अगर आपने दीवार के ऊपर बॉल मारी तो जिस स्पीड से आप दीवार पे बॉल स्ट्राइक करेंगे उसी स्पीड से वो आपकी तरफ लौटेगी। तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। दीवार पहले भी रेस्ट में थी और अब भी रेस्ट में है। तो जब एक लाइटर बॉडी यानी कि बहुत छोटी बॉडी एक हैवी बॉडी से टकराती है वो इनिशियली रेस्ट में हो, तो आफ्टर कोलिजन जो लाइटर बॉडी है वो सेम स्पीड से बाउंस बैक होगी, जबकि छोटी बड़ी वाली बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज समथिंग जिनके रिजल्ट्स आपको याद रखने होंगे। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास केस नंबर 4 एंड दैट इज द लास्ट केस वी हैव, व्हेन अ heavier body collides with a lighter body initially at rest। अब एक बड़ी बॉडी एक छोटी बॉडी से टकराने वाली है, टकराने वाली है। तो ये m1 u1 से मूव कर रहा है, जबकि छोटा वाला जो आपका बॉडी है वो रेस्ट में। तो u2 किसके बराबर आएगा, 0। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे पर हिट करेंगे तो कोलिजन के बाद इसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक इफ इट वाज मूविंग विथ 10 meter per second, then after collision it will continue to move with 10 meter per second, but second body will start move with the twice of the initial velocity of the first body। मतलब सेकेंड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट बॉडी की ट्वाइस की इनिशियल वेलोसिटी से मूव करेगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपके पास यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, तो कोलिजन के बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगी, लेकिन छोटी वाली की वेलोसिटी इसकी डबल हो जाएगी और बन जाएगी 20। अगर ये 30 से मूव कर रहा था, अगर ये 30 से मूव कर रहा था तो ये 60 से मूव करेगा, और उसको हम अपनी आम जबान में कहेंगे आपके पास इसका केस। ठीक है, अब मैं मजीद आप लोगों को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे अब एक लंबा टॉपिक चलेगा इंक्लाइन प्लेन, और मेरे ख्याल से आपको उसको
एब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा भाई, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं 7:30 तक कंटिन्यू करूं? हाथ उठा लें। और कितने बच्चे चाहते हैं मैं ऑफ कर दूं? चलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं 7:30 तक कंटिन्यू करूं? देखिए कोई टीचर मिलेगा आपको जो आपसे पूछेगा ऐसे। अच्छा, ओके, 3 बच्चे के हाथ उठाए। अच्छा जी, अब कोई बात नहीं, देखिए बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ऑनेस्ट रहिए। अब मैं हाथ नीचे कर रहा हूं, अब वो बच्चे हाथ उठाएं जो चाहते हैं कि मैं ऑफ कर दूं, जल्दी, कोई मसला नहीं है। वाह, चलिए चलिए भाई, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोगों से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह इसको बेटा हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।